नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में कोडेट जो अपनी बुक चल रही है उसका पार्ट 22वां। जैसा कि आपको ध्यान है, अपने जो टॉपिक चल रहा था 21वें पार्ट के अंदर, वो टॉपिक था अपना कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया के लक्षण, या जो हिंदी में बोल सकते हैं सरीसृप के लक्षण, सामान्य लक्षण अपने देख रहे थे। तो पहली बात तो सरीसृप क्या होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि फिशेज जो जल में रहते हैं, एम्फीबियंस जो जल और स्थल पर रहते हैं, और इवोल्यूशन के बाद में पहले ऐसे जंतु जो स्थल पर रहते हैं उन्हें सरीसृप कहा गया है। और दूसरी बात, ये मेन जो इनका सरीसृप का अर्थ होता है वो ये अर्थ होता है कि ये रैंक करके चलते हैं। और रेप्टाइल जंतु जो है, मैंने ये बताया था आपकी कि जो मीजोजोइक अपना कल्प है उसके अंदर ये सर्वाधिक पाए जाते थे। लगभग 250 से 300 वर्ष तक इन्होंने खूब अपना साम्राज्य स्थापित किया था मीजोजोइक कल्प के अंदर। उसके अलावा आपको ये बताया था कि जो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। यानी हर्पेटोलॉजी का अर्थ क्या होता है? सरीसृपों का अध्ययन करना। विज्ञान, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है? हर्पेटोलॉजी कहलाती है। ये बात अपने यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बाद में अपने कुछ जनरल कैरेक्टर आपको बताए थे कि जो रेप्टाइल्स हैं इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया आगे, इनके टेम्पोरल जो रीजन होता है ब्रेन या कपाल का, तो कपाल का जो टेम्पोरल क्षेत्र में पाए जाने वाले छिद्र कितने हैं, उनकी स्थिति कैसी है, तो उस आधार पे इसको 5 उपवर्गों में बांटा गया, जिसको अपने क्लासिफिकेशन में आगे देखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन उनके टेम्पोरल क्षेत्र में उपस्थित छिद्र जो है या खाली स्थान है उसके अंदर छिद्र कितने हैं, उनकी स्थिति क्या, उस आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे अपने एम्फीबिया में देखा कि जंतु के अंदर पूंछ है या नहीं है, पैर है या नहीं, उस आधार पे हमने वर्गीकृत किया था। वैसे यहाँ पर केवल टेम्पोरल रीजन में फोसा यानी छिद्र जो होते हैं उनकी उपस्थिति और उनकी संख्या के आधार पे क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये अपने एक जनरल सी बात है जो अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी कि कितने सब क्लासेज में कितने उपवर्गों में इनको बांटा गया है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने 21 नंबर पार्ट किया था उसके अंदर जो अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि रेप्टाइल्स जो हैं इनके अंदर जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है, परंतु जो क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड होता है। ये बात मैंने लास्ट में आपको बताई थी कि रेप्टाइल्स के का हार्ट अपूर्ण 4 चैम्बर्ड, या जिसको कुछ किताबों में 3 चैम्बर्ड दिया गया नाम, 3 चैम्बर्ड, परंतु मैं आपको कहना चाहूँगा इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। परंतु क्रोकोडिलिया ऑर्डर में 4 चैम्बर्ड होता है। शायद अपना ये लास्ट टॉपिक अपनी चल रहा था पार्ट नंबर 21 के अंदर। तो मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक अपने अपवाद पढ़ रहे हैं कि रेप्टाइल जो हैं उनके अंदर अपूर्ण 3 भी और कंप्लीट 4 दोनों प्रकार का हार्ट इसमें पाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में आता भी है और अपने इसके अंदर जो अपने बीएससी के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्रोकोडाइल ऑर्डर को किस लिए या किस वजह से रेप्टाइल और रेबीज के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ, योजक कड़ी भी कहा जाता है। तो देखिएगा कि पहली बात तो इनकम्प्लीट का क्या है, एक बार वापस इसको देख लीजिएगा। इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि
इनके अंदर आलिंद 2 होते हैं, नील्य 1 होता है, परंतु नील्य के बीच में जो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम है, या यूँ कहते हैं कि एक सेप्टम पाया जाता है जो सेप्टम दोनों नीलियों को पूर्णतः पृथक नहीं करता। कुछ दूरी में तो दोनों को एक दूसरे से पृथक कर देता है, परंतु कुछ दूरी में दोनों नीले एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं। इसलिए कुछ रक्त इनका शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग रहता है, और कुछ दूरी में जब नीले पूर्ण भर जाते हैं तो कुछ मात्रा में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स भी हो जाता है। इसलिए इनका जो हार्ट है वो पूर्ण रूप से 4 चैम्बर में नहीं बंटा होता है, अपूर्ण रूप से 4 चैम्बर में बंटा होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। जैसे ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये वेंट्रिकल है नीले। अब देखिएगा यहाँ कैसा रक्त आता है, अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड। ये इस छिद्र से, जिसको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर पर करते हैं, यहाँ से इस राइट साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल, और यहाँ पर है लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल। ये कहना यहाँ पर थोड़ा सही रहेगा। तो ये सेप्टम है, ये क्या है, सेप्टम है। तो ये सेप्टम ने क्या किया, इन दोनों को आधी दूर में पृथक कर दिया। अब क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त है वो इसकी राइट साइड में आ जाएगा, यहाँ शुद्ध रक्त आएगा फेफड़ों से, शुद्ध रक्त यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया। अब जब तक यहाँ तक तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों क्या है, रक्त एक दूसरे से पृथक रहेंगे। अब यहाँ जब रक्त भरा जाएगा तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसलिए जो रेप्टाइल्स हैं, अब देखिए एम्फीबियंस के अंदर क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रक्त पूर्णतः मिक्स हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मात्रा में शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है वो मिक्स होते हैं, और मैक्सिमम जो रक्त है वो एक दूसरे से क्या रहता है, सेप्टम के कारण अलग अलग रहता है। तो इस कारण इनको अपूर्ण 4 चैम्बर्ड वाली जंतु भी कहा जाता है। कुछ किताबों में 3 चैम्बर्ड लिखा जाता है, क्योंकि नीले वास्तव में एक ही होता है, परंतु उसकी एक राइट साइड और एक कौन सी, लेफ्ट साइड होती है। तो क्रोकोडाइल ऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर यदि हम बात करें तो इस प्रकार, जैसे मनुष्य के अंदर या पक्षियों में जैसे हार्ट होता है उस प्रकार होता है। इसमें 2 लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। इस प्रकार से 4 चैम्बर्ड होते हैं इसमें। और देखो क्रोकोडाइल ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि ये सेप्टम पूर्ण बन जाता है, तो इस कारण दोनों नीले एक दूसरे से क्या रहते हैं, पृथक रहते हैं। इसलिए क्रोकोडाइल ऑर्डर के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक दूसरे से एकदम पृथक रहते हैं। अब क्रोकोडाइल की यदि हम बात करें ऑर्डर की, तो क्रोकोडाइल ऑर्डर जो है वो चूंकि क्लास किसके अंदर आता है, रेप्टाइल के अंदर आता है, और क्रोकोडाइल ऑर्डर से अगली क्लास है अपनी एवीज। एवीज के अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो चूंकि क्रोकोडाइल खुद क्लास रेप्टाइल्स का सदस्य है, परंतु उसके हार्ट की क्या विशेषता है, उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इस कारण उसको ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स से ही एवीज का डेवलपमेंट हुआ होगा, उसके हार्ट को यदि देखा जाए तो। और क्रोकोडाइल ऑर्डर के जो जंतु, जिसमें क्रोकोडाइल को रखा जाता है अपने, तो क्रोकोडाइल जैसे जंतु या क्रोकोडीलिया ऑर्डर के जो जंतु हैं वो एक प्रकार से रेप्टाइल और एवीज के बीच में योजक कड़ी का काम भी करते हैं, जो ये बताते हैं कि रेप्टाइल से एवीज का निर्माण या विकास हुआ होगा। उसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वह साइनस वेनोसिस क्या होता है, इसका अल्प विकसित होता है। साइनस वेनोसस अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। और इसकी जो आरबीसी है वो केंद्र की युक्त होती है। इनकी आरबीसी क्या होती है, केंद्र के युक्त होती हैं एवं अंडाकार होती हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड एंड ओवल शेप्ड होती है, ओवल शेप्ड होती है। अब देखिएगा साइनस वेनोसस क्या होता है, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। एक कोरोनस आर्टरियोसिस और एक साइनस वेनोसस क्या है, ये मोस्टली अपने मछलियों के अंदर ये दोनों चीज़ पाई जाती है। मछलियों के अंदर क्या होता है कि जैसे हम थोड़ा देखें हार्ट को इस प्रकार से सेक्शन की यदि हम बात करें हार्ट के,
ये मछली का हृदय है, मछली का हृदय। तो ये होता है साइनस वेनोसस, ये ओरिकल, ये वेंट्रिकल, ये ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, वेंट्रिकुलर अपर्चर, और ये है साइनस वेनोसस, कोनस आर्टरियोसिस, कोनस आर्टरियोसिस। तो देखिएगा साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसिस ये दोनों मछलियों के अंदर और एम्फीबियन के अंदर ज़्यादा डेवलप होते हैं। ये कहने का मतलब क्या होता है, साइनस वेनोसस पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके कहाँ डालता है, ओरिकुलर में डालता है, क्योंकि मछलियों के अंदर एक ही ओरिकल होता है, एक ही आलिंद होता है। और कोनस आर्टरियोसिस वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, जो कि अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर जाता है, गिल्स में लेके जाता है मछलियों के संदर्भ में बात करें तो। कहने का मतलब दोनों चैम्बर क्या होते हैं, साइनस वेनोसस वह चैम्बर है या वह संरचना है हार्ट की जो कि अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा करके ओरिकल में डालता है, मछलियों के संदर्भ में बता रहा हूँ एक बार आपको बात। और कोनस आर्टरियोसिस क्या है, वह चैम्बर है जो कि पूरे अशुद्ध रक्त को वापस नीले से लेकर के गिल्स में भेजता है शुद्ध होने के लिए। अब देखिएगा, तो अब यहाँ पर जैसे जैसे एम्फीबियंस की ओर होते हुए हम रेप्टाइल्स की ओर आएंगे तो साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसिस अल्प विकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या है, हार्ट फोर चैम्बर्ड होने लगता है। साइनस वेनोसस काम क्या कर रहा है, यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त को इकट्ठा कर रहा है, किसको इकट्ठा कर रहा है, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा कर रहा है। और जो हमारे अंदर यदि हम बात करें या रेप्टाइल्स में बात करें या हम एवीज में बात करें या हम मेमेलिया में बात करें तो साइनस वेनोसस एब्सेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका काम क्या था, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके किसको भेजना, ओरिकल को भेजना, आलिंद को भेजना। अब चूंकि हमारे अंदर राइट ओरिकल पाया जाता है जो कि पूरे शरीर से या महाशिराओं से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करता है, तो वो डेवलप हो जाता है या उसका विकास हो जाता है, इसलिए साइनस वेनोसस की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए साइनस वेनोसस जैसे जैसे हम रेप्टाइल, एवीज और मेमेलिया की ओर बढ़ेंगे तो हमारे अंदर एब्सेंट होता है। और कोनस आर्टरियोसिस किसकी तरह काम करता है, ये फिर जो अशुद्ध रक्त है इसको कहाँ भेजता है, शुद्ध होने के लिए गिल्स में भेजता है। और चूंकि यहाँ पर फिर वेंट्रिकल दो डेवलप होने लगते हैं, दूसरा वेंट्रिकल भी डेवलप होने लगता है, और जो वेंट्रिकल अपने राइट वेंट्रिकल कह सकते हैं वो डेवलप हो जाता है, इसलिए कोनस आर्टरियोसिस की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये हार्ट के डेवलपमेंट के दौरान मछलियों से यदि हम मेमेलिया की ओर आएंगे, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया की तरफ जाएंगे तो साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसिस धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए अब यदि यहाँ पर हम देखें कि एम्फीबिया के अंदर ये थे, अल्प विकसित थे, परंतु रेप्टाइल के अंदर एब्सेंट होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर राइट ओरिकल और राइट जो लेफ्ट साइड ऑफ ओरिकल है उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसलिए साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसिस की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अब टॉपिक देखिएगा, साइनस वेनोसस अल्प विकसित होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड एंड ओवल शेप्ड होती है। अब साइनस वेनोसस अल्प विकसित का मतलब इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर बस एक नलिका के रूप में जुड़ा रहता है। और मेन जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं राइट ओरिकल, उसका विकास हो चुका होता है, राइट ओरिकल के बाद राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल वो भी डेवलप हो चुकी होती है, इसलिए ये अल्प विकसित होता है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड यानी आरबीसी केंद्र की युक्त होती है और साथ में ओवल शेप्ड होती है यानी अंडाकार आकृति की होती है। तो ये इसका क्या लक्षण है, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन आपको पता ही है, चूँकि सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं वो वायुवीय श्वसन करते हैं, न कि जलीय श्वसन करते हैं, इसलिए जो अपने ये कह सकते हैं कि इनके अंदर वायुवीय श्वसन करने के कारण जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं, परंतु जो किलोनिया गण होता है उसके अंदर क्लोएका के द्वारा भी होता है। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं, परंतु किलोनिया गण में गण ऑर्डर के जंतु अवस्कर यानी क्लोएका द्वारा भी अवस्कर द्वारा भी जनन कर लेते हैं। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि सभी जंतुओं के अंदर क्या होता है कि अपने ये कह सकते हैं
श्वसन अंग या तो मुख्य श्वसन अंग गिल्स या अपने क्या कहते हैं लंग्स होते हैं मुख्य जो श्वसन अंग है। परंतु मैंने बताया था कि श्वसन सतह जो होती है वो श्वसन सतह जो होती है वो श्वसन सतह का मतलब ये होता है कि कोई भी शरीर का भाग जो कि अपने पतला हो, नम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, अधिक वैस्कुलराइज्ड हो तो वो श्वसन में काम आ सकता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इसमें यदि हम बात करें कि मेंढक में हमने देखा कि त्वचा है, बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है वो भी श्वसन में सहायक होती है, तो सहायक श्वसन वहाँ भी थे। यहाँ पर अवस्कर एक नया नाम आया किलोनिया गण, जिसके अंदर जंतु अवस्कर द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं या करते हैं, श्वसन करते हैं, या कह सकते हैं कि क्लोएका जो अवस्कर जिसको हम क्लोएका भी कहते हैं, क्लोएका भी क्या है श्वसन में सहायक होती है, तो श्वसन कर सकते हैं। और अवस्कर मैंने बताया था वह छिद्र जहाँ पर पाचन तंत्र, जहाँ पर उत्सर्जन तंत्र और जहाँ पर जनन तंत्र तीनों छिद्र एक कॉमन छिद्र के रूप में खुलते हैं, उस छिद्र को हम अवस्कर कहते हैं। तो किलोनिया गण जिसके अंदर किलोन यानी जो कुछ में आते हैं वो अपने अवस्कर की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन वायवीय श्वसन करने के कारण फेफड़े होते हैं, परंतु उसके साथ साथ किलोनिया गण के जो जंतु हैं वो अवस्कर के द्वारा भी अपना क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें इनके उत्सर्जन की तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेटानेफ्रिक किडनी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। अब मैंने बताया हुआ है कि मेटानेफ्रिक किडनी क्या है, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक तीन तरह की किडनी होती हैं। और जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है वो सबसे अधिक विकसित प्रकार की होती है और इनका फंक्शन जैसे मनुष्य की किडनी होती है वैसा ही होता है, परंतु यहाँ पर ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं। ये जल की उपलब्धता के आधार पर समस्थापन बनाए रखने के लिए यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यानी यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया भी था आपको पहले भी एक बार कि जंतु वर्गीकरण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अभी चूँकि यूरिक अम्ल पहली बार नाम आया तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जंतुओं को उत्सर्जन के आधार पर भी तीन प्रकार में क्लासीफाई किया गया है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक के अंदर केवल जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और जो जल में रहते हैं, अधिकतर जल में रहने वाले। क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और जल की अधिक आवश्यकता होती है तो ये अधिक जो पूर्ति है जल की ये केवल जलीय जंतु ही कर सकते हैं। तो ये इसलिए अमोनिया को जल में घुलनशील करके घोल करके अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जितना जल बाहर निकालते हैं उतना जल वापस ग्रहण भी कर लेते हैं। यूरियो उत्सर्जकी जंतु जो होते हैं या यूरियोटेलिक जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक विषैली, अमोनिया विषैली ज़्यादा होती है इसलिए उसको तुरंत और अधिक जल के साथ बाहर निकालना इसलिए वो निकाल लेते हैं। और जो यूरियो उत्सर्जी जंतु होते हैं या यूरियोटेलिक जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अमोनिया है उसको अपने किडनी उसके लीवर की सहायता से, ऑर्निथिन चक्र की सहायता से अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देते हैं। और यूरिया को बाहर निकालने के लिए अमोनिया की तुलना में जल की आवश्यकता कम होती है, इसलिए जो स्थलीय जंतु हैं उनके पास जल का अभाव होता है, इसलिए वो क्या करते हैं अमोनिया को यूरिया में चेंज करके शरीर से बाहर निकालते हैं। तीसरे जो जंतु होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं या यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु होते हैं। ये जंतु मोस्टली बिलकारी या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ जल की और ज़्यादा कमी होती है। तो ये क्या करते हैं कि कम जल के साथ जो है नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ उसको यूरिक अम्ल में चेंज करके शरीर से क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। जो जितने भी कीट हैं, हमारे बिलकारी जंतु हैं, छिपकलियाँ हैं, ये सब क्या यूरिक अम्ल के रूप में शरीर को अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालती है। या यूँ कहते हैं कि यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, यूरिकोटेलिक जंतु या यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु कहा गया है। और इनकी किडनीज होती है वो मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है और इनका जो उत्सर्जन जो छिद्र होता है उसको हम कहते हैं अवस्कर। तो अवस्कर की सहायता से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें
क्रेनियल नर्व की, तो क्रेनियल नर्व मैंने बताया था इनमें 12 जोड़ी होती हैं। क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होती हैं। अब आगे जितने भी हम जंतु पढ़ेंगे उनमें सब में 12 जोड़ी होती हैं। और मस्तिष्क सुविकसित होता है, मस्तिष्क सुविकसित होता है, सुविकसित होता है। सेरिब्रम भी उपस्थित होता है या विकसित होता है। तो जैसे जैसे हम मैमेलिया की ओर जा रहे हैं तो देखो मस्तिष्क जो है उसका आयतन बढ़ता जा रहा है, मस्तिष्क जो संरचना है वो और जटिल होती जा रही है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आगे की ओर जा रहे हैं तो अधिक बुद्धियुक्त जीव का विकास होता जा रहा है। क्रेनियल नर्व मैंने बताया हुआ है, क्रेनियम से यानी कपाल से निकलने वाली या मस्तिष्क से निकलने वाली नर्व क्या कहती है, क्रेनियल नर्व कहलाती है। और ये इनमें कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। इससे पहले हमने 10 जोड़ी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो इसमें ये क्या होती है, 12 जोड़ी होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इनके अंदर जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो भी एब्सेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इनके अंदर जो जैकबसन अंग होते हैं वो पाए जाते हैं। जैकबसन का अंग क्या होता है, उपस्थित होता है। संवेदी अंग होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अब देखिएगा लेटरल लाइन सिस्टम, ये संवेदी तंत्र से संबंधित बात हो रही है, जैकबसन और लेटरल लाइन सिस्टम। अब यहाँ पर क्या था कि मछलियों के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम सुविकसित होता है, जो जल में होने वाली हलचल का उन्हें क्या कराता है, ज्ञान कराता है। मछलियों के अंदर बात करें, एम्फीबिया के अंदर ये तो था तो सही, परंतु अल्प विकसित होता है। और इनके अंदर पूर्णतः क्या होता है, ये एब्सेंट होता है लेटरल लाइन सिस्टम, जो कि संवेदनाओं, क्योंकि इसके अंदर जो और संवेदी अंग हैं जैसे कान हैं, आंखें हैं, स्किन है, वो और ज़्यादा संवेदनाओं को ग्रहण करने लग जाती है, इसलिए लेटरल लाइन सिस्टम कोई आवश्यकता इनमें नहीं रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इनके अंदर जो है अवस्कर क्लोएका पाया जाता है, अवस्कर उपस्थित होता है। अब मैंने बताया कि अवस्कर क्या होता है, अवस्कर वह कॉमन छिद्र होता है जिसमें जनन छिद्र, जिसमें उत्सर्जित छिद्र और आहार नाल का अंतिम छिद्र जो आकर के खुलते हैं। तो और अवस्कर की सहायता से ही मल का त्याग होता है या विष्ठा का त्याग होता है। अवस्कर की सहायता से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है और अवस्कर की सहायता से ही जो यूँ कह सकते हैं गैमीट्स हैं उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इनके अंदर जो है ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं और निषेचन आंतरिक होता है, यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, नर और मादा दोनों जननांग अलग अलग जंतुओं में होते हैं, नर अलग होता है, मादा क्या होती है, इनमें अलग अलग होता है। और उसके अलावा जो निषेचन है आंतरिक का मतलब ये होता है कि नर के द्वारा जो शुक्राणु है वो मादा की योनि या वेजाइना के अंदर छोड़े जाते हैं, वहाँ से जो है निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, तो इसलिए निषेचन कौन सा होता है, इसके अंदर आंतरिक होता है। उसके अलावा पेनिस उपस्थित हो सकता है, कोपुलेटरी ऑर्गन जो पेनिस होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस प्रेजेंट होता है, जो एक या दो होता है संख्या में, एक या दो। कोपुलेटरी अंग यानी मतलब पेनिस की बात हो रही है। पेनिस जो होता है नर का सहायक जनन अंग होता है, जो कि शुक्राणुओं को मादा जनन छिद्र में छोड़ने का काम करता है, जो इसमें पाया जाता है, जो संख्या में कितना हो सकता है, एक होता है। और उसके अलावा यदि हम बात करें कि इनकी जो डेवलपमेंट हैं, तो डेवलपमेंट के आधार पर ये कैसे होते हैं, तो ये या तो अंडज होते हैं, अंडज, या जरायुज होते हैं। अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढके रहते हैं, ढके रहते हैं, मजबूत कवच होता है
जिससे क्या रहते हैं, ये ढके हुए रहते हैं। अब बात करते हैं हम अंडज की और इसकी जरायुज क्या होते हैं। अंडज को कहते हैं ओविपेरस, नाम सुना आपने, और जरायुज का अर्थ होता है विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस यानी अंडज और जरायुज क्या होते हैं, मैंने बताया था अंडज, ये नाम टर्मिनोलॉजी पहले आ चुकी है। अंडज वे होते हैं जो अंडे देते हैं, जरायुज जो जीवित बच्चों को जन्म देते हैं या शिशु को जन्म देते हैं। अब देखिएगा कि एक टर्म और आई थी ओविवियोपेरस। अब अंडज के अंदर देखो क्या होता है, मैं तीनों में थोड़ा अंतर वापस एक बार समझाता हूँ। अंडज जो होते हैं वो अंडे देते हैं, उनके अंदर जो परिवर्धन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ढके हुए अंडे के अंदर ही होता है। उसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो अंडे के अंदर होता है, तो वहाँ पर योग या पित्तक पोषककारी पदार्थ होता है। उसके अलावा एक होता है ओविवियोपेरस एनिमल्स, अंड जरायुज जंतु। इन जंतुओं के अंदर क्या होता है कि परिवर्धन तो अंदर ही होता है शरीर के अंदर, माता के शरीर के अंदर, परंतु माता के शरीर और उस शिशु के बीच में कोई भी प्लेसेंटा जैसी संरचना नहीं बनती है, अर्थात माता जो है वो बच्चे को किसी प्रकार का पोषण प्रदान नहीं करती है परिवर्धन के दौरान केवल। तो वो क्या से जंतु होते हैं ओविवियोपेरस, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मेटाथीरिया जंतु है। विविपेरस जो जंतु होते हैं ये जरायुज होते हैं। जरायुज जो जंतु होते हैं इनके अंदर क्या होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट पूर्णतः माता के शरीर में होता है, गर्भाशय में होता है, और माता और शिशु के बीच में प्लेसेंटा नामक एक अस्थायी संबंध बन जाता है, एक झिल्ली बन जाती है। उस प्लेसेंटा की सहायता से माता अपने परिवर्तित होते हुए भ्रूण को या शिशु को पोषण भी प्रदान करती है, उसके उत्सर्जन में, उसके प्रोटेक्शन में सहायक होती है। और विविपेरस का उदाहरण जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, ये सब किसके उदाहरण है, विविपेरस के। तो अब हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स ओविपेरस भी हो सकते हैं और विविपेरस भी हो सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि ओविपेरस जो जंतु होते हैं इनमें पित्तक की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अंडे के अंदर परिवर्तन होगा तो योग या पित्तक की मात्रा क्या होती है, योग की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि अंडे को पोषण प्रदान करता है। और पित्तक का निर्माण किसी भी जंतु के अंदर लीवर के द्वारा या जो कुछ विशेष ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा इसमें पित्तक का निर्माण होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इनके अंदर जो एमनियन, कोरियन, एलेंटोस और योगसैक नामक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं वो भी पाई जाती हैं, ये बात मैंने पहले कर चुका हूँ। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस व योगसैक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है। ये सभी में आगे पाई जाएंगी, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है। अब अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है। अब भ्रूणीय झिल्ली तो होती है भ्रूण के चारों ओर, परंतु ये उसके अलावा अतिरिक्त होती हैं, 4 होती हैं इनके अंदर, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योगसैक। अब जिनके अंदर ये एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योगसैक पाई जाती है उनको एमनियोटा कहते हैं, ये बात मैं कर चुका हूँ पहले। और पीसेज और एम्फीबिया के अंदर ये नहीं पाई जाती, इसलिए इनको एन एमनियोटा कहते हैं, ये बात अपने कर चुके हैं वैसे पहले। तो इनको एमनियोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एमनियन मेन झिल्ली है, कोरियन, एलेंटोइस और योगसैक चारों अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ होती है, जो भ्रूण को पोषण में, भ्रूण को शोषण में, भ्रूण की सुरक्षा में क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं। उसके अलावा इन जंतुओं में कायांतरण नहीं होता है, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, कायांतरण अनुपस्थित होता है, कायांतरण अनुपस्थित होता है। कायांतरण क्या होता है कि अंडे का लार्वा में चेंज होना, या सॉरी यूँ कहते हैं लार्वा का, अंडे का क्या, लार्वा का वयस्क में चेंज होना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, जो एम्फीबिया तक हम देख के हैं वहाँ पर पाया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी कायांतरण क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें लार्वा अवस्था होती नहीं है। उसके अलावा इनमें पैतृक संरक्षण भी नहीं पाया जाता, पैतृक संरक्षण नहीं पाया जाता। अब देखिए पैतृक संरक्षण ना तो पहले मौजूद है ना अब मौजूद है, हाँ, परंतु वह भी जो मैमेलिया में जाएंगे तो वहाँ पर पैतृक संरक्षण पाया जाता है। और पैतृक संरक्षण क्या होता है ये बताता हूँ कि माता पिता द्वारा अपने बच्चे की केयर करना, उनकी देख रेख करना, उनको पोषण प्रदान करना, वो पैतृक संरक्षण के रूप में आता है। परंतु यहाँ पर पैतृक संरक्षण क्या है, रेप्टाइल में एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आज अपने जो रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स हैं वो सारे देख लिए। अब अपना जो शेष बचा है इसके अंदर रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन जो अपने नेक्स्ट पार्ट 23 के अंदर देखेंगे। थैंक यू।